स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी मेंस 2025 के सामान्य अध्ययन पेपर 1 की। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि ज़रा गहराई में जाके देखें कि किन चीज़ों पर जोर था इस बार। हाँ, तो ये जो एनालिसिस है ये बताता है कि पेपर में कुल 20 सवाल थे और हमारा काम ये समझना है कि भाई कौन से एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्या पैटर्न उभर रहा है। तो शुरू करें। पहली बात जो दिखती है वो ये कि एनालिसिस ने सवालों को 4 हिस्सों में बांटा है। एक तो इतिहास और कला संस्कृति, फिर भूगोल, तीसरा समाज और हाँ, कुछ सवाल विज्ञान टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर भी। मतलब ये बंटवारा ही काफी कुछ कह रहा है। बिल्कुल। ये जो वर्गीकरण है ये एक तरह से दिखाता है कि परीक्षार्थियों से किस तरह की एक होलिस्टिक समझ की उम्मीद की जाती है। सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि कई आयामों पर पकड़ हो। तो हम हर सेक्शन को देखेंगे और समझेंगे कि क्या खास था उनमें। ठीक है, तो पहले इतिहास और कला संस्कृति उठाते हैं। एनालिसिस कहता है 6 सवाल थे इससे, 20 में से 6, मतलब अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 30%। तो इतिहास तो मतलब अभी भी बहुत जरूरी है। हाँ, इतिहास और संस्कृति तो हमेशा से ही इस परीक्षा की मजबूत कड़ी रहे हैं। और ये जो 6 सवाल थे एनालिसिस के हिसाब से, इनमें काफी विविधता थी। मतलब प्राचीन भारत से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक सब कुछ कवर किया गया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानना चाहते बल्कि एक पूरी विकास यात्रा की समझ परखना चाहते हैं। दिलचस्प। कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसे प्राचीन भारत से क्या था? जरूर। प्राचीन इतिहास से हड़प्पा वास्तुकला पर सवाल था। अब ये सिर्फ ये नहीं कि इमारतें कैसी थीं, बल्कि उनकी पूरी शहरी योजना, उनकी इंजीनियरिंग, उनका समाज, वो सब झलकता है उसमें। तो शायद सवाल ये था कि भाई उनकी वास्तुकला से उनके समाज और मूल्यों के बारे में क्या पता चलता है। हाँ, वो तो है। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग तो कमाल थी ही। वो ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, आज भी हम उससे सीख सकते हैं। अच्छा, और मध्यकालीन भारत? अकबर का नाम दिख रहा है विश्लेषण में। हाँ, मध्यकाल से अकबर की जो धार्मिक नीति थी, समन्वयवाद वाली, उस पर सवाल था। वो दीने इलाही और सुलह कुल वगैरह। ये विषय तो आज के मल्टी कल्चरल समाज के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे अलग अलग विचारों को साथ लेके चलना है। तो ये सवाल शायद सहिष्णुता के ऐतिहासिक महत्व को दिखा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर की नीतियां तो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं और उनकी प्रासंगिकता आज भी है। अच्छा, कला संस्कृति में चंदेल आर्ट का जिक्र है। ये तो खजुराहो वाला मामला हुआ। हाँ, चंदेल कला शैली पर सवाल था और खजुराहो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ मूर्तियों की सुंदरता की बात नहीं है। ये उस दौर के समाज, धर्म, कल्चर, सब की कहानी कहती है। तो ऐसे सवाल कैंडिडेट की एस्थेटिक सेंस के साथ-साथ कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता भी जांचते हैं। यानी कला सिर्फ कला नहीं, वो इतिहास का आईना है। आधुनिक भारत की बात करें तो महात्मा ज्योतिराव फूले, ये तो सामाजिक सुधारों से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। आधुनिक भारत से महात्मा ज्योतिराव फुले पर सवाल था। वो 19वीं सदी के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जाति व्यवस्था, छुआछूत, महिलाओं की शिक्षा, इन सब पर उन्होंने जबरदस्त काम किया। तो सवाल शायद उनके विचारों, उनके सत्यशोधक समाज और समाज पर उनके असर पर रहा होगा। ये दिखाता है कि परीक्षा सामाजिक न्याय के इतिहास को कितना महत्व देती है। हाँ, फुले का काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज भी रेलेवेंट है। अच्छा, आजादी के बाद के भारत से भी कुछ था, वो एकीकरण वाला मसला। हाँ, वो भी था। विश्लेषण में है कि आजादी के बाद भारत का एकीकरण कैसे हुआ, क्या चुनौतियां आईं, उस पर एक सवाल था। रियासतों का विलय, फिर भाषा के आधार पर राज्यों का बनना, ये दिखाता है कि नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया को समझना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का हिस्सा है। और एक सवाल विश्व इतिहास से भी था, फ्रांसीसी क्रांति। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है। बिल्कुल। विश्व इतिहास से फ्रांसीसी क्रांति की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता पूछी गई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये नारे तो आज भी दुनिया भर में इंस्पायर करते हैं। तो सवाल शायद यही था कि हम इतिहास से आज की चुनौतियों के लिए क्या सीख सकते हैं। वाह, मतलब प्राचीन हड़प्पा से लेकर फ्रांसीसी क्रांति तक और बीच में अकबर, चंदेल कला, फूले, आजादी के बाद का भारत, इन 6 सवालों ने तो इतिहास का पूरा दायरा ही समेट लिया।
ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि विचारों का विकास है। एकदम सही कहा आपने। ये यही दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, बल्कि वो आज को समझने और कल को बेहतर बनाने का एक जरिया है। एक एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। इतिहास की इस लंबी यात्रा के बाद एनालिसिस हमें ले जाता है भूगोल की तरफ, और यहाँ तो मामला और भी अहम लगता है। 7 सवाल सबसे ज्यादा इसी सेक्शन से। लगता है पर्यावरण और पृथ्वी से जुड़े मुद्दे अब सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो बिल्कुल साफ है। भूगोल और पर्यावरण को सबसे ज्यादा वेटेज मिला है 7 सवालों के साथ। ये शायद दिखाता है कि भाई जो अधिकारी बन रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वो अपने आसपास के माहौल, उसके रिसोर्सेज और उस पर जो असर पड़ रहा है उसे गहराई से समझें। ये तो बहुत ही नोट करने वाली बात है। तो किन खास चीजों पर फोकस था? फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा थी या ह्यूमन ज्योग्राफी? देखिए, मिक्स तो था, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी और पर्यावरण से जुड़े जो करंट इश्यूज हैं वो ज्यादा हावी दिखे, जैसे क्लाइमेट चेंज और उससे जो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है उस पर एक सीधा सवाल था। ये तो आज की सबसे बड़ी ग्लोबल चुनौतियों में से है और भारत के तटीय इलाकों पर तो इसका सीधा असर है। बिल्कुल, ये तो रोज की बात हो गई अब। और इसके सामाजिक आर्थिक असर भी बहुत है। और कोई प्राकृतिक आपदा, सुनामी का भी जिक्र है? हाँ, एक और सवाल सुनामी पर था। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। सवाल शायद इसके बनने की प्रक्रिया, उसके असर और सबसे जरूरी उसकी भविष्यवाणी और मैनेजमेंट की तकनीकों से जुड़ा हो सकता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी की अहमियत दिखाता है। यानी प्रकृति की ताकतें और उनके प्रभाव, ये समझना जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्या था? ये गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों की बात हो रही है। भारतीय भूगोल से 2 मुख्य चीजें उठाई गईं। एक तो जैसा आपने कहा, नॉन एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह, और इनका भारत की फिजिकल विशेषताओं से क्या लेना देना है, कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, पहाड़, पठार, तट, इनसे कैसे जुड़ी हैं। ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी की कनेक्शन पर जोर देता है। दिलचस्प है, क्योंकि ये खेती से हटकर दूसरे प्राइमरी सेक्टर्स पर ध्यान दे रहा है। और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक। दूसरा था गंगा के मैदानी इलाके में जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लासिक टॉपिक है। क्यों कुछ इलाके इतने घने आबादी वाले हैं? पानी, मिट्टी, ट्रांसपोर्ट, इन सब का क्या रोल है? इसमें भौगोलिक कारकों के साथ साथ ऐतिहासिक और सामाजिक कारण भी जुड़ जाते हैं। तो मतलब भारत की विविधता को समझने के लिए फिजिकल और ह्यूमन दोनों तरह की ज्योग्राफी की जरूरत है। अच्छा, रिसोर्सेज का मुद्दा भी अहम होता है, उस पर थे सवाल? हाँ, रिसोर्स ज्योग्राफी से भी थे। सौर ऊर्जा पर एक सवाल था। अब ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये एनर्जी सिक्योरिटी, पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे जुड़ा है। ये दिखाता है कि परीक्षा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ध्यान दे रही है। सोलर एनर्जी तो वैसे भी भारत के लिए बहुत जरूरी है, सवाल आना ही था। और कोई रिसोर्स? इसके अलावा अपट्टीय तेल भंडार यानी ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स पर भी एक सवाल था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के दायरे में आता है और ये ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स और भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। अच्छा, और क्या भूगोल के किसी बेसिक सिद्धांत पर भी सवाल था, जैसे पृथ्वी कैसे बनी वगैरह? हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों की टेक्टोनिक मूवमेंट यानी प्लेट टेक्टोनिक्स, उस पर भी एक सवाल था। ये बताता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, धरती की सतह कैसे बदल रही है। ये तो भूगोल की एकदम बुनियाद है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल असर से लेकर भारत की लोकल विशेषताओं, जनसंख्या, रिसोर्स पैटर्न और पृथ्वी की अंदरूनी हलचलों तक, ये 7 सवाल तो वाकई भूगोल के बहुत बड़े दायरे को कवर करते हैं। लगता है भूगोल सिर्फ नक्शे रटना नहीं, अपने चारों ओर की दुनिया को समझना है। निश्चित रूप से। इसमें आज की जो बड़ी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और विषय के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, टेक्टोनिक्स, दोनों का अच्छा संतुलन था। ये भूगोल के प्रैक्टिकल महत्व को दिखाता है। भूगोल के इस बड़े कैनवास के बाद अब हम आते हैं समाज वाले हिस्से पर। एनालिसिस यहाँ 5 सवालों का जिक्र करता है। इतिहास और भूगोल के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा सेक्शन हुआ। सही कहा। ये सेक्शन जो है वो आज के भारतीय समाज की बनावट, उसकी चुनौतियों और उसमें आ रहे बदलावों पर केंद्रित है। यहाँ जो सवाल पूछे गए वो दिखाते हैं कि कैंडिडेट से उम्मीद है कि वो समाज की नब्ज को पहचाने और मुद्दों पर सोच समझकर अपनी राय बना सके। इसमें किस तरह के मुद्दे थे? शहरीकरण एक बड़ा टॉपिक रहता है हमेशा। हाँ, शहरी मुद्दे थे, खास तौर पर
स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे गरीबी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नजरिए से देखने वाला सवाल था। मतलब, क्या ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स समाज के हर तबके तक, खासकर गरीबों तक फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या विकास का बंटवारा सही हो रहा है? ये बहुत ही रेलेवेंट और क्रिटिकल सवाल है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब संसाधनों और अवसरों का सही बंटवारा। स्मार्ट सिटी पर यह आलोचनात्मक नजरिया जरूरी है क्योंकि विकास समावेशी होना चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा भी कुछ था, लोकाचार या एथोस जैसा शब्द है यहाँ। हाँ, सिविल सेवा के लोकाचार यानी एथोस पर एक सवाल था। लोकाचार का मतलब होता है किसी ग्रुप या संस्था के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। तो ये सवाल भारतीय प्रशासन की नैतिक बुनियाद जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता, पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट, इन चीजों से जुड़ा था कि गवर्नेंस की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं, उनको लागू करने वालों का कैरेक्टर भी मायने रखता है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का भी जिक्र है कंज्यूमर कल्चर के संदर्भ में। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय समाज पर कई तरह से असर डाला है और एक सवाल इसी असर को कंज्यूमर कल्चर के नजरिए से देख रहा था। कैसे ग्लोबल ब्रांड्स, विज्ञापन, लाइफस्टाइल, इन्होंने हमारे खरीदने, खाने पीने, जीने के तरीकों को बदला है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों पहलू हो सकते हैं और शायद सवाल इसी एनालिसिस पर था। ये तो हम रोज ही देखते हैं अपने आसपास। क्या कोई सीधा सामाजिक मुद्दा भी था, स्वास्थ्य से जुड़ा? हाँ, एक बहुत ही करंट और हेल्थ से जुड़ा मुद्दा था। फास्ट फूड इंडस्ट्री का जो फैलाव हो रहा है और उससे जुड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बीच का टकराव। भारत में खाने पीने की आदतें बदल रही हैं और उसका असर मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों में दिख रहा है। तो ये सवाल शायद इस प्रॉब्लम के सोशियो इकोनॉमिक पहलुओं और समाधानों पर था। फास्ट फूड बनाम सेहत, ये वाकई आज के समाज की एक बड़ी कश्मकश है। और आखिर में जनजातीय विकास, ये मुद्दा अक्सर सेंसिटिव होता है। हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण भी। ट्राइबल डेवलपमेंट पर एक सवाल था जिसमें विस्थापन बनाम पुनर्वास की चुनौती पर फोकस था। अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासी समुदायों को उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है और उनका रिहैबिलिटेशन ठीक से नहीं हो पाता। ये उनके अधिकारों, उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका से जुड़ा एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो मतलब शहरी चुनौतियां और न्याय, प्रशासन की नैतिकता, ग्लोबलाइजेशन का असर, बदलती जीवन शैली और सेहत, और हाशिए के समुदायों के अधिकार, ये 5 सवाल तो वाकई आज के भारतीय समाज की नब्ज पकड़ते हैं। बिल्कुल, ये मुद्दे दिखाते हैं कि समाज को समझना कितना जटिल है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे न सिर्फ एकेडमिक लिहाज से जरूरी हैं, बल्कि पॉलिसी मेकिंग और जमीनी हकीकत के लिए भी बहुत रेलेवेंट हैं। और अब आते हैं विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और योजना से जुड़े 2 सवाल। संख्या भले ही कम हो, लेकिन जिस तरह के टॉपिक हैं वो शायद भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, संख्या कम जरूर है, लेकिन इन सवालों का नेचर जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। ये सीधे सीधे साइंस के सवाल नहीं है, बल्कि ये देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस, प्लानिंग और डेवलपमेंट की चुनौतियों से निपटने में कैसे हो सकता है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल सवाल किस बारे में थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन का जिक्र है। एक सवाल खास तौर पर प्लानिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर था। सोचिए, कैसे एआई डेटा एनालाइज करके बेहतर शहरी या ग्रामीण योजना बनाने में मदद कर सकता है, या ड्रोन कैसे दूर के इलाकों का सर्वे करने या रिसोर्सेज की निगरानी में काम आ सकते हैं। इसमें शायद जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और रिमोट सेंसिंग आरएस जैसी तकनीकों की भी बात होगी, जो लोकेशन बेस्ड डेटा को एनालाइज करती हैं। एआई और ड्रोन का प्लानिंग बेस्ड इस्तेमाल, ये तो बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। ये टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे ज्योग्राफी, प्लानिंग और गवर्नेंस से जोड़ता है। दूसरा सवाल सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और गरीब लोगों की ज़रूरतों के बीच संतुलन साधने की जो मुश्किल चुनौती है, उस पर था। ये डेवलपमेंट के मॉडल पर एक बुनियादी सवाल है, क्या हम ऐसा विकास कर सकते हैं जो पर्यावरण को भी बचाए और समाज के सबसे कमज़ोर लोगों का भी ख्याल रखे। ये विकास बनाम पर्यावरण वाली बहस का कोर है, जिसमें सामाजिक न्याय का पहलू भी जुड़ा है। वही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली दुविधा, विकास की कीमत कौन चुकाए और क्या कोई बीच का रास्ता है जो सबके लिए अच्छा हो। ये दिलचस्प है कि ये दोनों सवाल कितने इंटरडिसिप्लिनरी हैं। बिल्कुल, यही इन सवालों की खासियत है।
ये प्योर साइंस के नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं, जिन्हें ज्योग्राफी, प्लानिंग, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस जैसी चिंताओं के साथ जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग-अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की क्षमता कितनी जरूरी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को सम अप करें, हमने देखा कि भूगोल और पर्यावरण पर तो साफ तौर पर बहुत जोर है 7 सवालों के साथ। इतिहास और कला संस्कृति भी अपनी जगह पर मजबूत हैं 6 सवालों के साथ, जिसमें प्राचीन से लेकर विश्व इतिहास तक सब है। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के मुद्दे भी 5 सवालों के साथ काफी अहम हैं। और आखिर में साइंस और टेक के 2 सवाल जो सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर हैं। हाँ, ये विश्लेषण यही दिखाता है कि यूपीएससी परीक्षा सिर्फ पारंपरिक ज्ञान या रटने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है। इसमें करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की गहरी समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि इसका भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और तकनीक इसमें क्या रोल निभा सकती है। सब्जेक्ट्स के बीच का जो इंटरकनेक्शन है उसे समझना महत्वपूर्ण है। ये बात तो साफ दिखती है कैसे भूगोल, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग एआई ड्रोन वाले सवाल में जुड़ते हैं, या कैसे विकास, पर्यावरण और सामाजिक न्याय सतत विकास वाले सवाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतिहास की समझ भी आज को समझने में मदद करती है, चाहे वो फूले के सुधार हों या फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों की आज की रेलेवेंस। सब कुछ कनेक्टेड लगता है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इस तरह का विश्लेषण भविष्य की तैयारी की रणनीति को कैसे बदल सकता है, खासकर ये देखते हुए कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पर्यावरण की चिंताएं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर इतना जोर है। क्या ये सिर्फ इस साल का ट्रेंड है, या ये परीक्षा के पैटर्न में एक गहरा बदलाव है जो रटे रटाए ज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और डायनामिक समझ को ज्यादा महत्व दे रहा है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए, कैंडिडेट्स और टीचर्स दोनों के लिए। इस विश्लेषण को इतनी बारीकी से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यकीनन यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए काफी मददगार होगा।